जी नमस्कार बंधुओं, आज मैं आप सबसे इस बात की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भारत की राजनीतिक दशा सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इस विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। और चर्चा बहुत लंबी इसलिए नहीं कर सकते कि लंबी चर्चा करने के लिए लंबा समय चाहिए लेकिन वह मुख्य बात और विषय की चर्चा मैं जरूर करूंगा जिस बात और विषय की चर्चा करना बहुत आवश्यक है और जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करती है। हम इस बात की भी चर्चा जरूर करेंगे कि जिस कारण मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और जिस कारण भारत में गरम दल और नरम दल की संकल्पना बनी, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि यह चर्चा इसलिए आवश्यक है करना क्योंकि भारत की जो भी स्थिति बनी देश विभाजन को लेकर, उस स्थिति में बहुत सारी बातें ऐसी जुड़ी होती हैं कि उसको स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना, विश्व भारती शांति निकेतन की स्थापना किया और न केवल शांति निकेतन की स्थापना किया बल्कि उन्होंने शांति निकेतन को लेकर एक नए उद्देश्य, नए कार्य और नए गतिविधि को आगे बढ़ाना आरंभ किया। आप सब जानते हैं कि 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा एक प्रकार से प्रायोजित तरीके से लाए गए थे महात्मा गांधी हिंदुस्तान, और उस प्रायोजन में उन्होंने देखा कि वो दक्षिणी अफ्रीका में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारतीय लोगों के लिए, और वो कार्य जो कर रहे हैं उस कार्य का अपने देश में चलकर अगर ये कार्य करेंगे तो स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है, देश को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और इस दृष्टि से वो कार्य करने लगे। और जब वो आए तो 1915 में अपने मृत्यु के कुछ दिन पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक एक संगठन का गठन किया। मूलतः पूना बेस्ड थे, फर्ग्यूसन कॉलेज में टीचर थे, बहुत सारे संपर्क संबंध उनको उस इलाके में थे और महात्मा गांधी भी उसमें सहयोग करते थे। इसी गोपाल कृष्ण गोखले की प्रतिक्रिया स्वरूप जब सब लोग जानते थे कि महामना मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले ये सब लोग एक ही हैं, उस समय इसी गोपाल कृष्ण गोखले के विरुद्ध मोहम्मद शमीम और मोहम्मद अली जिन्ना ने पत्रकार वार्ता किया था। लेकिन बावजूद इसके 1904 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। उस समय बाल गंगाधर तिलक जी के मन में आया कि इनके विरोध में इतना षड्यंत्र चल रहा है, बावजूद इसके ये अध्यक्ष हो रहे हैं, और जिसको वो ह्यूम भी नहीं चाहते हैं अध्यक्ष होना, फिर भी हो रहे हैं। मोतीलाल नेहरू भी नहीं चाहते हैं, फिर भी हो रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं चाहते, फिर भी हो रहे हैं। तो कोई न कोई ऐसी बात है कि या तो ये मिले जुले पॉलिटिशियन हैं। ऐसा था नहीं, लेकिन उन लोगों का संदेह वाजिब था, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ही सहज, सरल और सहृदय व्यक्ति थे। वो प्रतिक्रियावादी नहीं थे, और परिणाम यह हुआ उनकी प्रतिक्रियावादिता के कारण ही कि मुस्लिम लीग की स्थापना आसानी से हो गई, जिसका बीज 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद 1888 में ही सर सैयद अहमद द्वारा उसका बीज बो दिया गया था, और बीज वो 1906 में फलित हो गया। तो बाल गंगाधर तिलक ने नैराश्य के भाव में आकर
और स्पष्ट कहा कि कांग्रेस में दो दल होगा, एक गरम दल होगा, एक नरम दल होगा। उन्होंने तीव्र आंदोलन चलाया और किसी भी कीमत पर भारत को आज़ाद कराने, वो इस बात के स्वशासन के बात को लेकर वो कतई सहमत नहीं थे। हमको पूर्ण आज़ादी चाहिए, इस बात को लेकर वो हमेशा आंदोलनरत रहते थे। बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल उनके सहयोगी थे। उनकी आक्रामकता के नाते ही 1909 में उनको मांडले जेल भेज दिया गया। फिर वो छूट कर आए। फिर महात्मा गांधी, वे और रविन्द्रनाथ टैगोर अनेक बार एक मेज पर बैठकर वार्ता किए। कलकत्ता इन लोगों का कई बार प्रवास हुआ। लेकिन जो खास बात है उसको दृष्टिगत रखना चाहिए। एक शांति निकेतन विश्वविद्यालय के ही एक प्रोफेसर ने मुझे बताया कि जब महात्मा गांधी को महात्मा शब्द से अभिहित किया 1915-16 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उसके तत्काल बाद एक टिप्पणी किया था उन्होंने कि पता नहीं क्यों मैं बहुत अपयसी हूं। प्रथम दृष्टया या मेरे अंदर आदमी को पहचानने की शक्ति ठीक प्रकार से नहीं है, वह विवेक नहीं है, इसलिए प्रथम दृष्टया मैं किसी से भी प्रभावित हो जाता हूं और उसके गुण ही केवल मुझे आकर्षित करने लगते हैं। और इस नाते मैं महात्मा गांधी के गुणों से आकर्षित होकर उनको महात्मा शब्द मैंने दिया है। उनके पीछे के कार्यों को ईश्वर करें कि यह फलित हो और देश हित में काम आए। यह एक घटना है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल से आए, इन लोगों से वार्ता किया। फिर मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एक समन्वय फिर स्थापित करने की कोशिश किया गोपाल कृष्ण गोखले के जाने के बाद कि कहीं ना कहीं हमको सामंजस्य और तादाद में स्थापित करना चाहिए। और होम रूल लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट के साथ मिलकर 1916 में उन्होंने किया। बात आगे चली। चूंकि लगभग 13 वर्ष बड़े थे आयु में सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल जी से। 1875 में सरदार पटेल पैदा हुए थे। 1875 में ही मोहम्मद अली जिन्ना भी पैदा हुए थे। लेकिन जब मुस्लिम हितों की रक्षा नहीं हो रही है कांग्रेस में, यह मांग उठी थी सर सैयद अहमद द्वारा 1888 में, उस 1888 में जवाहरलाल नेहरू जी का अवतरण हुआ था, इस देश में पैदा हुए थे। 1919 में जब सावरकर जी को जेल से छूटना था, उस समय बाल गंगाधर तिलक और सरदार पटेल ने जो कार्य किया था उनको छोड़ने के लिए, जो 6 रिट उन्होंने दिया था अंग्रेजों को, स्टेट मिनिस्टर होम को, सावरकर जी ने, उसके एवज में जब इन लोगों ने वार्ता किया कि उनको छोड़ दिया जाए, वो रिट है, याचिका है, याचना क्षमा नहीं है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं। वह बात महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को सालती रही, मोतीलाल नेहरू को सालती रही कि क्यों अग्रणी भूमिका निभाकर, क्यों बाल गंगाधर तिलक को इन्होंने प्रेरित करके यह कार्य किया कि उनको इन्होंने छुड़ाने के लिए अंग्रेजों को राजी कर लिया। 1931 में जब लाल वाल पाल, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो रही थी, उस समय महात्मा गांधी इरविन के साथ समझौता कर रहे थे। यह भी एक तथ्य और रिकॉर्ड और प्रमाण है। एक तथ्य यह भी है कि 1934 में जवाहरलाल जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को विश्व भारती शांति निकेतन में एडमिशन कराया और उनकी प्रतिभा से पुनः एक बार प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको प्रियदर्शिनी की उपाधि दिया। लेकिन 6-7 महीने बाद ही उनको ऐसी परिस्थिति आई कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उस प्रियदर्शिनी को वहां से निष्कासित करना पड़ा। जब सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन 1938 में महात्मा गांधी जी द्वारा पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष पद लड़ाना और हारने के बाद सुभाष बाबू द्वारा उनको इस्तीफा देना और पट्टाभी रामैया को अध्यक्ष बनाने के बाद जब वो अलग हुए कांग्रेस से और 39 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की मुहिम छेड़ी,
जो आज फॉरवर्ड ब्लॉक कम्युनिस्टों के कब्जे में है, उससे पहले वो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी से मिले थे और रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने अपने इन दोनों बातों का उल्लेख किया था कि एक बार 1915 में मैंने पिछले किए गए कार्यों और प्रतिभा के आधार पर शायद मेरा मूल्यांकन ठीक नहीं था, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को मैंने महात्मा कहा था और 1934 में 19 वर्ष बाद मैंने इंदिरा गांधी को प्रियदर्शिनी कहा था। वह इस त्रिपुरी अधिवेशन और उसकी परिणति, इसके इतिहास, इसके बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि के आधार पर सिद्ध करता है कि वास्तविकता क्या है भारत के नेतृत्व की, जो आजादी का आंदोलन चला रहा है और उसमें छिपा हुआ जो कृतित्व एजेंडा है वो क्या है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन जब भारत आया और उसने, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम बहुलता वाले इलाकों के प्रस्तावित सामूहिकीकरण, एकीकरण की बात की, तो उस समय महात्मा गांधी ने इससे पूरी तरह असहमति प्रकट किया और कहा कि ये रिमार्केबल बात है, भारत के लिए टर्निंग पॉइंट है, देश विभाजन के लिए टर्निंग पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण बात। इतनी बातें तो मैंने पृष्ठभूमि में कहा। और 1946 में जब वो मिशन आया, उस समय 3 लोगों की बात, उनके कृतित्व, उनके कार्य का मूल्यांकन बहुत आवश्यक है भारतीय इतिहास में। महात्मा गांधी ने कहा, नहीं, हम मुस्लिम बहुलता वाले इलाकों के प्रस्तावित एकीकरण के ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर उसको स्वीकार किया जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा तो मेरी उससे सहमति नहीं है किसी भी दशा में। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ध्यान देने की बात है कि यदि यह प्रस्ताव हम नहीं स्वीकार करेंगे तो भारत का नेतृत्व, स्वीकार करने का अर्थ था देश विभाजन, यदि यह हम स्वीकार नहीं करेंगे तो भारत का नेतृत्व मुस्लिम लीग के अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में चला जाएगा। फिर सरदार पटेल जी का वक्तव्य है, हमको उस कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के मुस्लिम प्रांतों, इलाकों और क्षेत्रों के एकीकरण का प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन स्वीकार के बाद जो देश विभाजन होगा, उस देश विभाजन पर समूचे मुस्लिम समुदाय के लोग उस विभाजित इलाके में जाना चाहिए। इन तीनों बातों के अंतर को समझने की आवश्यकता है और इस अंतर को समझने की आवश्यकता इसलिए है कि अपनी बात पर जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को कन्विंस कर लिया। जब कन्विंस कर लिया और जब सरदार पटेल अपनी बात पर कन्विंस करना चाहते थे कि नहीं, अगर विभाजन हो रहा है तो इनको वहां जाना चाहिए और विभाजन की शर्त के अनुसार सारी चीजें होनी चाहिए, और ये शर्त नहीं पूरी होगी तो जो 55 करोड़ रुपया देना है भारत को, उसको नहीं देना चाहिए। सरदार पटेल का जो पक्ष था, उस पक्ष को सरदार महात्मा गांधी स्वीकार नहीं हुए, तैयार नहीं हुए। पहले वो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अस्वीकार करते हुए आमरण अनशन पर गए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर वो जवाहरलाल की बात मान गए। जिस बात की जिद पर सरदार पटेल थे, उस जिद को वो किसी भी कीमत पर नहीं मानने को तैयार थे और आमरण अनशन पर दोबारा गए। उस आमरण अनशन पर सरदार पटेल को पीछे हटना पड़ा और महात्मा गांधी ने वो बात मानी, तब जाके मानी और देश विभाजित हुआ। किसकी शर्तों पर? जवाहरलाल नेहरू के शर्तों पर। जवाहरलाल नेहरू की शर्तों पर जो देश विभाजित हुआ, उस विभाजन के बाद किसी भी दशा में
जवाहरलाल जी नेहरू सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, गृह मंत्री नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने 3 बातें कहा। मैं उप प्रधानमंत्री, और उन्होंने पूरी आयोजना रचना इसके लिए की, उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री के साथ साथ हम सूचना मंत्री भी रहेंगे और रियासत मंत्री भी रहेंगे। यानी सरदार पटेल के पास उप प्रधानमंत्री के साथ 3 विभागों का मंत्रालय था, गृह, सूचना और रियासत मंत्रालय। और फिर जब भारत ने प्रस्ताव किया कि अब देश आजाद हुआ है, यहां एक वायसराय चाहिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को अंतिम वायसराय भारत का बनाया गया और उन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत में उस पद पर अंग्रेजों के स्थानापन्न के रूप में कार्य किया। वह पसंद भी जवाहरलाल नेहरू के थे। देसी रियासतों के विलय का 562 या 65 रियासतों के विलय का पूरी योजना रचना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी। और केवल वही रचना नहीं रखी, अगर वो रियासत मंत्री नहीं होते तो भी भारत की आज ये स्थिति नहीं होती। अगर वे प्रधानमंत्री होते तो भारत की स्थिति और दूसरी होती। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे तिब्बत हो, ये सारी परिस्थितियां भारत के साथ भिन्न रोल अदा करती। एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि जब देसी रियासतों के मंत्री के नाते भी दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, तो जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे सर्वाधिक संवेदनशील रियासतों के विलय का कार्य उन्होंने संपादित कराया, लेकिन जिद्दपूर्वक, अनुग्रहपूर्वक, रिक्वेस्ट पूर्वक क्यों जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वह निर्णय मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और उस निर्णय को मेरे अनुसार होने दीजिए। यह क्या मजबूरी थी जवाहरलाल नेहरू की? वे ऐसा क्यों चाहते थे? आज भारत के सामने जो समस्या पाकिस्तान को लेकर है, भारत के सामने जो समस्या नेपाल को लेकर है, भारत के सामने जो समस्या चीन को लेकर है, और ये बहुत बड़ी समस्या है, यह समस्या केवल और केवल जवाहरलाल नेहरू जी के कारण है। ज्यादा दूर, ज्यादा पृष्ठभूमि में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल इस आलोक में इसको देखने की जरूरत है कि जब ब्रिटिश कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है और मुस्लिम बहुलता वाले इलाकों के एकीकरण की बात करता है, और एकीकरण की बात से ही यह तय होना होता है कि देश बटेगा या नहीं बटेगा, उस एकीकरण पर इन तीनों प्रमुख नेताओं की राय और राय के कारण इनके किए गए कार्य का परिणाम इस देश की दिशा और दशा बदल देता है। आज भारत के सामने जितनी भी प्रकार की विसंगति है, उस विसंगति का मूल कारण यही है। भारत एक राष्ट्रवादी सनातनी देश था, वर्तमान समय में है, आने वाले समय में पूर्ण रूपेण स्थापित देश होगा। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझने की है कि जवाहरलाल नेहरू भारत को ठीक चीन के पैटर्न पर क्यों ले जाना चाहते थे। हम एक दिन चर्चा कर चुके थे कि अमेरिका के ऊपर उपनिवेश जो था वो पूंजीवाद का था, और उससे निकलकर वो पूंजीवादी देश के रूप में स्थापित हुआ। पुनः वो पूंजीवाद का मॉडल लेकर विकास के आधार को आगे बढ़ाया। चीन सामंतवाद से निकलकर साम्यवाद में स्थापित हुआ और पूंजीवाद का मॉडल 1978 में अपनाकर विकास की इस दिशा में चल पड़ा। भारत को क्या मजबूरी थी जवाहरलाल नेहरू की? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की आयु बहुत नहीं थी। 1950 में ही उनका देहांत हो गया। आयु बहुत नहीं थी, 5-7-10 वर्ष अगर वो और रहते तो परिस्थितियां दूसरी होती इस देश की। लेकिन 1950 में वो दिवंगत हो गए। लेकिन रियासतों के मामले में अगर रियासत मंत्री वो नहीं होते
अगर इस समीकरण को देश के एकीकरण की दिशा में भी कार्य नहीं कर रहे होते तो भारत की दशा दिशा बहुत खराब आज होती। और उसमें इतने वो उलझे हुए थे कि इसके कारण भारत की विदेश नीति, पड़ोसी देशों की नीति और अर्थनीति पर चिंतन और विचार करने का उनको अवकाश और समय नहीं मिला। जवाहरलाल जी आर्थिक दृष्टि से और विदेश नीति की दृष्टि से, रक्षा नीति की दृष्टि से भारत को ऐसे धरातल पर लाकर उन लोगों ने छोड़ दिया कि देश के सामने की समस्याएं जस की तस यथावत बनी रहीं। टालना और केवल शासन करना, हुकूमत करना और सुख सुविधा में बने रहना, यह उद्देश्य था। वह कालखंड है भारत का 1946, 47, 48, 49, 50, जिस कालखंड में उस 5 साल के इतिहास ने भारत की पूरे तंत्र को, पूरे सिस्टम को सरदार पटेल के कारण बहुत व्यवस्थित दिशा में आज जो भारत चल पा रहा है उसका आधार तैयार किया। लेकिन आज भारत के सामने जो विपदा है, जो संकट है, जो तकलीफ है, जो परेशानी है, वो परेशानी जवाहरलाल जी की नीतियों के कारण है। जब आज की समस्या किसी के सामने खड़ी होती है तो स्वाभाविक रूप से वो अपने इतिहास के पृष्ठभूमि की और इतिहास के उन विसंगतियों की चर्चा स्वाभाविक रूप से करता ही है। इसलिए भी यह चर्चा जरूरी हो जाती है। इसमें किसी को दोष देना, किसी को अच्छा या बुरा करना मात्र उद्देश्य नहीं है कि भविष्य में हम इस प्रकार की गलतियों की पुनरावृत्ति कहीं ना कर बैठें, क्योंकि सत्ता के लोभ और लालच में व्यक्ति पुनरावृत्ति करता है, उस दिशा में प्रवृत्त होता है। इसलिए जब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि जवाहरलाल जी ने भारत को एक साम्यवादी देश के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई, ठीक वैसे ये देखिए कितना रिवर्सल है इसकी परिस्थिति। भारत साम्यवादी देश रहेगा, लेकिन हमारा रहन सहन, आचार विचार, नीतियां सब पूंजीवादी जैसी रहेगी। दिखावे में हम साम्यवादी रहेंगे, लेकिन अंदर से हम पूंजीवादी रहेंगे, भोग और विलास से युक्त। ठीक चीन का उल्टा, हम बाहर से पूंजीवादी रहेंगे, लेकिन अंदर से हम साम्यवादी, कठोर, अड़ियल, सख्त और हिंसक साम्यवादी। भारत बाहर से साम्यवादी होगा, दिखावे में साम्यवादी होगा, जिसका खामियाजा 1962 में भारत को भुगतना पड़ा। ठीक रिवर्सल सिचुएशन है। रिवर्सल अंतर केवल है उस रिवर्सल में कि चीन दिखावे में पूंजीवाद का, अंदर पूंजीवाद का आडंबर है, दिखावा विकास का जो उसका है वो पूंजीवाद का है, लेकिन अंदर से हार्डकोर, सख्त, क्रूर, निर्दयी साम्यवादी देश है। भारत को जवाहरलाल जी उसी तर्ज पर अंदर से पूंजीवाद का पोषक बनाकर, कठोर पूंजीवाद का पोषक बनाकर, सामंतशाही को प्रश्रय देकर, सुविधा भोग को प्रश्रय देकर, केवल वस्तुओं और सेवाओं की अकूत आपूर्ति करके उसको प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन वास्तविक रूप में जो दिखावा चेहरे का करना चाहते थे, वो चेहरे का करना चाहते थे कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था साम्यवादी हैं। यह जो उनकी दो मुही चाल थी, उस दो मुही चाल भारत में एक्सपोज हो गई है, खुल गई है, और समय रहते खुल गई है। इसलिए भारत अब अपने उन दुरभिसंधियों को, उन द्वंद्वों को, उन झंझटों को, उन किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति से निकलकर एक सकारात्मक और अच्छे दिशा में चल पड़ा है, जिसकी नीति, नियम, कार्यक्रम, व्यवहार भी सब एक जैसा हो, एक दृष्टिकोण का हो, एक तंत्र का हो, और तब उस दिशा में कोई देश चल पाता है। चीन न तो इसको समझा है और न तो समझना चाहता है, इसलिए चीन का भविष्य दूसरा होगा।
क्योंकि विकास, आर्थिक और अवस्थापनात्मक विकास के लिए वो जितना हिंसक और क्रूर अवस्था में पूंजीवाद के साये में जाता है और अपने नीति नियम के आलोक में जो साम्यवाद के साये में जाता है, यह दोनों दुरभिसंधि और द्वंद्व उसको कहाँ ले जाएंगे ये चीन को समझना है। लेकिन भारत उससे उबर चुका है। 1945 से 50 का जो इतिहास है, घटनाक्रम है, वह घटनाक्रम 65 वर्ष बाद पुनर्जीवित होकर एक सकारात्मक दिशा में, निर्णयात्मक दिशा में, परिणामकारी दिशा में चल पड़ा है। इस आलोक में भारत के भविष्य का मूल्यांकन हम सबको करना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1946 से लेकर 1950 तक जो चाहते थे और उससे पहले जो चाहते थे, वह अब भारत में घटित हो रहा है। और यह जो कालखंड था भारत का, मैं बार बार कहता हूं, भारत में अंधकार काल, अंध युग, अंधकार का काल था। 1757 से 1857 तक प्रथम अंधकार काल, 1857 से 1947 तक द्वितीय अंधकार काल, और 1947 से लेकर 2014 तक अंधकार काल का प्रक्षेपण, यानी अंधकार काल का परिणाम था। अंधकार काल 1757 से पहले का कालखंड, 100 वर्ष का कालखंड भारत के अंधकार काल के पृष्ठभूमि का काल था। 1757 से 1857 तक प्रथम अंधकार काल था भारत का। 1857 से 1947 तक भारत का द्वितीय अंधकार काल था। और उस अंधकार काल को अंधकार काल इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ लोगों के कृतित्व उस प्रकार के थे, और उस अंधकार काल से भारत निकल पाया। इसलिए निकल पाया कि भारत में गोपाल कृष्ण गोखले, भारत में बाल गंगाधर तिलक, भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत में मदन मोहन मालवीय, भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत में बिपिन चंद्र पाल, भारत में मदन लाल धीगरा, भारत में सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु जैसे लोग भारत में रहे हैं। विनायक दामोदर सावरकर जैसे लोग रहे हैं भारत में। इसलिए भारत उस अंधकार काल से निकल पाया, और निकलने की छटपटाहट में फिर भी भारत का जो अंधकार काल का परिणाम था, वो परिणाम 60-65 वर्ष तक हमारे देश में दिखाई पड़ता है। अब भारत उससे पूरी तरह निवृत्त हो पाया है, निकल पाया है। आगे भारत का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। पृष्ठभूमि 1946, 1950, इसके बीच का मूल्यांकन बहुत सटीक और इन 3 वाक्यों के संदर्भ में करना चाहिए। जब ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में, उस समय महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू की जो 3 स्टैंड थे, उस 3 स्टैंड ने, उनके 3 बातों ने, तीनों के 3 भिन्न बातों ने भारत की दिशा और दशा बदला, और आज भारत के सामने ये परिस्थिति है। इस आलोक में हम आगे भविष्य का अपने मूल्यांकन करेंगे, पृष्ठभूमि के आलोक में मूल्यांकन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उस पृष्ठभूमि को याद करना, स्मरण करना, चिंतन मनन करना हमारा कर्तव्य है। उस पर प्रतिक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विषय पर इतना निवेदन करते हुए हम आज की अपनी बात पूर्ण करते हैं। कल पुनः एक नए विषय पर आपसे इसी पेज पर यहीं मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।